नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। कल मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल के अंदर नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर दोनों मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं और ममता बनर्जी के जो सबसे खासम खास मुस्लिम वोट हैं उनको काटने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता। आपको पता है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी के सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी कौन हैं? वो हैं अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी भी अपनी एक स्ट्रैटेजी को कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी दिलवा चुके हैं। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि कांग्रेस उनके इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर सीटें लड़े और खुद वो बहरामपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस को जिताकर दें। ये स्ट्रैटेजी पर मुहर लग चुकी है। अब इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीजेपी किन किन मुद्दों के साथ काम कर रही है। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश नारायण को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेरे सहयोगी। लंबे समय तक हमने साथ में रिपोर्टिंग की है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी, ये राजनीतिक अदावत बड़ी पुरानी है। ममता बनर्जी की टीस ये थी कि कभी वो अधीर रंजन चौधरी को उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में हरा नहीं पाई, टीएमसी के इतने मजबूत होने के बावजूद। इस बार उन्होंने यूसुफ पठान को उतारा, यूसुफ पठान चुनाव जीत गए और अधीर रंजन चौधरी बड़े परेशान रहे। उन्होंने कहा कि काश दीदी किसी बाहरी व्यक्ति को ना लाती, अंदरूनी व्यक्ति को ले आती, यानी उसी इलाके के किसी व्यक्ति को लाती तो मैं चुनाव जीत जाता। अभी अधीर रंजन चौधरी हार खाए हुए हैं, घायल शेर हैं, अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। बताइए अधीर रंजन चौधरी के बारे में और उनकी ममता विरोधी राजनीति के बारे में, जो कभी कभी कांग्रेस हाईकमान को पसंद नहीं आती। दीपक जी बहुत साफ है। अधीर रंजन चौधरी अपनी राजनीति चला रहे, अपनी बिल्कुल अपनी प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है ममता बनर्जी को। और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एकमात्र ऐसा नेता हैं जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं ममता बनर्जी के सामने। एक्चुअली ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की आप राजनीतिक विरासत देखिए, राजनीतिक इतिहास देखिए, तो तकरीबन दोनों एक साथ ही शुरू हुए। और मुर्शिदाबाद से अधीर रंजन चौधरी लगातार अनडिफिटेड रहे, लगातार जीते। और उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को उस पूरे इलाके में जमाने में बहुत मदद करी। आपको याद हो जब जिंदा प्रणव रखा। राय जब जब प्रणय जी थे और एक्टिव थे कांग्रेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के पहले, तो वो पूरा इलाका कैसे कांग्रेस में था। मुर्शिद और अधीर रंजन चौधरी और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से भी उनको बहुत दम मिला। लेकिन ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी एज ए सीएम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एज ए इकलौता नेता ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर आपको याद हो दीपक जी, तो जो ममता बनर्जी की पहला इलेक्शन था और उसमें जब वो जीते थे, तो उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी थोड़े दिन तक साइलेंट थे उसके बाद। लेकिन फिर जब शुरू हुए, उनका ब्लास्ट शुरू हुआ ममता बनर्जी के खिलाफ, वो आज तक जारी है। और इस बार वो अपनी हार का बदला लेने के लिए मैदान में कूद रहे हैं। बहुत साफ है कि यूसुफ पठान का बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम था, उसके सामने अधीर रंजन चौधरी हार गए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी उस हार का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और तत्पर हैं। बल्कि मैं यहां आपसे समझना चाहता हूं दीपक जी कि आप बताइए कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी और इसका फायदा किसको मिलने वाला है। देखिए कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखिए राजनीति में बड़ा साफ है कि अगर कोई पार्टी, छोटी पार्टी बढ़ती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को होता है। और अगर अधीर रंजन अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब रहते हैं तो अधीर रंजन चौधरी की इस स्ट्रेटेजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। मुझे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ये लगता है। अब आपको पता है टोटल 294 सीट है। टोटल 294 सीट है। इन 294 सीटों में से 40 सीटों को अधीर रंजन चौधरी ने शॉर्टलिस्ट किया है। ये मुर्शिदाबाद और मालदा की सीटें हैं। और इस पर वो क्या रणनीति के साथ चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि दो फेजेस में पोलिंग होने वाली है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, और 4 मई को परिणाम आने हैं। पहली बार ऐसा होगा कि दो फेजेस में वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो पोलिंग हो। पर यहां पर
कांग्रेस किस प्लान के साथ काम कर रही है। कांग्रेस 40 सीटों पर तो खास ख्याल रखेगी, लेकिन वो सभी 294 सीटों पर अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन को छोड़ वो एकला चलो की राह पर है। अधीर रंजन चौधरी को फिर से एक्टिव किया गया है। 30 साल बाद अधीर रंजन को असेंबली में वापस लाने जाने की कोशिश हो रही है और वो बहरामपुर असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ओम प्रकाश, इसमें खास बात यह है कि आपको पता है अधीर रंजन चौधरी के बयानों को लेकर ममता बनर्जी काफी असहज रहती थी। वो इंडिया गठबंधन के अंदर भी रहती थी। उस जमाने में भी अधीर रंजन चौधरी तगड़े हमले ममता बनर्जी पर करती थी। तो जिस तरीके से अधीर रंजन को आगे किया जा रहा है, वो ममता बनर्जी को खास तौर पर पसंद नहीं आएगा। एक्टिव चुनाव अगर कांग्रेस लड़ती है तो ये ममता बनर्जी जो नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस को संभालने की बात करती हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। यानी भारतीय जनता पार्टी उनको यहां पर अपनी औकात दिखाना चाहती है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस यहां पर उनको अपनी औकात दिखाना चाहती है। लेकिन ओम प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल, जो कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है, जिसकी 0 सीट है, क्या वो कोई कमाल कर सकती है इन इलाकों में? दीपक जी बड़ी बात है। कांग्रेस का टाइम था जब वो सभी जगहों पे राज करती थी, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आजू बाजू के सभी जगहों पे कांग्रेस साफ हुई, सभी जगह से हो गई। बिहार से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, दिल्ली से, सभी जगहों से। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? क्योंकि जीरो तो पहले से है वेस्ट बंगाल में, जीरो है। आप लोकसभा का चुनाव देखिए, जीरो है। तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी घास डाल नहीं रही है। ममता बनर्जी लोकसभा के समय पहले 2 सीट देने के लिए तैयार हुई, आपको याद है। बाद में धीरे धीरे जब समय मुकर आया, गई। चुनाव नजदीक आया, तो उससे मुकर गई। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस भी किन लोगों की राजनीति कर रही है? कांग्रेस उन्हीं मुसलमान बेस्ड राजनीति पे अपनी टिकी हुई है वेस्ट बंगाल में, जिसकी राजनीति पे ममता बनर्जी है, जिस राजनीति के दम पर एआईएमआईएम और यूसुफ पठान है। दीपक जी, आप समझते हैं कि इस कंडीशन में अगर कांग्रेस 40 सीटों पे, 50 सीटों पे फोकस्ड वोट काट ले, तो नुकसान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे शुरू में, कि ये बीजेपी के स्ट्रेटजी का फायदा, बीजेपी के स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है, उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन अब मुझे आप बताइए कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो आपने बता दी, बीजेपी का यहां क्या स्ट्रेटजी है? बीजेपी किस स्ट्रेटजी से बंगाल में काम करेगी? क्योंकि बीजेपी के लिए तो लग रहा है कि बैठे बैठे उनको मतलब सीटें दी जा रही है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि 40 सीटों पे कांग्रेस तैयारी है, 102 सीटों पे फोकस्ड यूसुफ पठान और एएमआईएम है। तो कुछ यूसुफ पठान फायदा नहीं, बीजेपी को, हुमायूं कबीर। सॉरी, हुमायूं कबीर, सॉरी, हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर है। तो बीजेपी की ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होगी? ठीक है, बीजेपी बूथ लेवल तक मजबूती से जुटने की कोशिश करेगी। सिर्फ केंद्रीय नेताओं के भरोसे नहीं रहेगी। स्थानीय नेताओं को इस बार ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि बार बार ये नैरेटिव चल रहा है ना, बाहरी वर्सेस बंगाली। ये बहुत स्ट्रांग नैरेटिव है कि बाहर के लोग आके चुनाव लड़ते हैं बीजेपी का। ये बहुत स्ट्रांग नैरेटिव ममता बनर्जी ने चला रखा है। इसीलिए स्थानीय नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर घेराबंदी की जाएगी। परिवर्तन यात्रा निकालकर घर घर प्रचार किया जाएगा। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को हथियार बनाया जाएगा। बंगाल केंद्रित नैरेटिव बनाया गया है। दिल्ली वर्सेस कोलकाता नहीं, बल्कि विकास वर्सेस टीएमसी की तानाशाही, ये मेन स्लोगन होगा। 28 मार्च को घोषणा पत्र, महिला युवा पर फोकस होगा। शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से मैदान में उतारा, ममता को अपने क्षेत्र में बांधने की एक स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम से हरा दिया था। एसआईआर का फायदा उठाने की कोशिश होगी और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा लगातार उठाया जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर ममता बनर्जी भी कमजोर नहीं है। ममता की स्ट्रैटेजी भी बड़ी शानदार है। इसीलिए मैं आपको इसको ग्राफिक के जरिए बताता हूं। आबार जीत बे बंगाल, ये कैंपेन वो लॉन्च कर चुकी हैं। 294 में से 291 सीटों पर वो नहीं नहीं कैंडिडेट। नहीं, दीपक जी, दीपक जी, आप बीजेपी की स्ट्रेटजी समझा रहे हैं या चौतरफा घिरी ममता की स्ट्रेटजी समझा रहे हैं? मैं अभी क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो मैंने आपको समझा दी कि बीजेपी किस तरह से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, स्थानीय नेताओं को प्रचार में आगे कर रही है।
ज्यादा केंद्रीय नेताओं पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रांग नेरेटिव ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर चलाया है। और वो बड़ा और कड़ा स्ट्रांग नेरेटिव ये कहता है कि बीजेपी बाहरी लोगों को लाती है, जबकि पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग चुनाव लड़ते हैं और वही बंगाली ममता बनर्जी को चुनाव जिताते हैं। लेकिन अब मैं आया हूं, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ममता बनर्जी ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं इन चुनाव को जीतने के लिए। तो ममता बनर्जी ने क्या करा है, जो कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है वो है आवाज जीतबे बंगाल। ये कैंपेन उन्होंने लॉन्च कर दिया है। 294 में से 291 सीटों पर वो अकेली लड़ेंगी। 3 सीटें अपनी सहयोगी पार्टी बीजीपीएम को दी है। 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने का दांव है। उत्तर बंगाल में ममता, दक्षिण में अभिषेक बनर्जी ने कमान संभाली है। सौगात को भुनाने की कोशिश की, जैसे लक्ष्मी भंडार के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना, युवाओं को 1500 रुपए महीना, मुस्लिम प्लस महिला वोट बैंक को मजबूत रखने की रणनीति है। सेंटर वर्सेस स्टेट का नैरेटिव बनाया है। आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली से बंगाल को लूट रही है। तो उनका नैरेटिव बड़ा साफ है, उनको केंद्र के खिलाफ अपना एक बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव बनाना है। तो ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी हुई, एक ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी हुई और एक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हुई। लेकिन ये चुनाव और दिलचस्प हो जाता है ओम प्रकाश इस बात को लेके कि लगभग 30% के आसपास वहां पर मुसलमान हैं। और ये मुसलमान अगर एन ब्लॉक ममता बनर्जी को वोट करेंगे तो फिर वो 200 सीटों से ऊपर पहुंचेंगी, 294 में से। आपको कुछ दिखाई देता है संकेत कि मुसलमान टूटे ममता बनर्जी से? देखिए दीपक जी, जो हम लोगों ने पिछले 6 महीने से 1 साल की क्लोज मॉनिटरिंग की है बंगाल की, जो हम दोनों ने देखा है, उसमें अगर हुमायूं कबीर वाकई बाबरी मस्जिद के नाम पे अपनी राजनीति में सफल हो जाते हैं, जो कि उनको अटेंशन मिल रहा है, वोट कन्वर्ट होगा हो कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अटेंशन उनको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कांग्रेस फोकस्ड मुर्शिदाबाद और मालदा वाले रीजन में काम करती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ वोट काटेगी। सबसे इंपॉर्टेंट वोट हो जाता है जो सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ा वर्ग है, जो हिंदू वोटर्स है, जिसकी तादाद 65 to 67% है। क्या वो बीजेपी के साथ एकजुट रहेंगे, या जो पिछली बार जैसे हर बार होता है कि वो टूटते हैं, ममता को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं और दूसरे लोगों में भी बढ़ते हैं, तो क्या वही सिलसिला जारी होगा? अगर तो हिंदू वोट कंसोलिडेट करता है तो आपको फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कंसोलिडेट नहीं करता है और यहां मुस्लिम वोट टूट रहा है, जो दिख रहा है जैसे रणनीति पार्टियों की है, तो वैसे में चुनाव बहुत कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो जाएगा। और जो हम लोग कयास लगा रहे हैं उससे शायद इतर हो। चलिए, और बात करेंगे। एक ही राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है। इनके आपको जो सर्वेज आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे, जो ट्रैकर हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तमिलनाडु है, असम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, इसके अलावा गॉड जोन कंट्री केरला भी है। इन राज्यों के ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन आज का ये वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे ममता को चौतरफा घेरने की तैयारी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस समय अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज के लिए नमस्कार।